हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एज सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एज वेल एनसी वेब या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और वो सेकेंड सेमेस्टर में या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं और वो अपनी ईवीएस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, चाहे वो बीए प्रोग्राम कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, फुल साइंस ऑनर्स कोर्स के स्टूडेंट्स हैं। आप सभी के पास में अगर ईवीएस का सब्जेक्ट है तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर सेकंड की। कुछ वीडियो आप सभी के ऑलरेडी अपलोडेड है, लेकिन आज के इस नई वीडियो में हम बात करेंगे पूरे क्लास नोट्स के साथ में, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ वही नोट्स आप सभी के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप लोग इस नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स के थ्रू कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर तो ये बिल्कुल फ्री वीडियो में मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ इससे, तो आप यहाँ से इसको पूरा पढ़ के नोट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप सभी को हम इस वीडियो के एंड में अपना नंबर भी दे देंगे और वहां पर आप सभी हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर जो यूनिट का नाम है परितंत्र, अवधारणा एवं परिभाषा। तो परितंत्र है क्या, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसकी क्या क्या अवधारणा है और परिवर्तन जो परितंत्र है इसकी क्या क्या परिभाषाएं हैं, डेफिनेशन है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो परितंत्र है क्या, तो जो परितंत्र है वो प्रकृति का वह क्रियात्मक इकाई है। वह क्रियात्मक इकाई, क्रियात्मक का मतलब पृथ्वी के अंदर जो कार्यरत जीव जंतु है उनकी एक ऐसी इकाई है जिसमें जीवमंडल में सभी जीवों के घटक एक दूसरे से समूह में जुड़े होते हैं, सम्मिलित होते हैं। आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जीवमंडल, जीवमंडल मतलब जहां पर मनुष्य निवास करता है, जलमंडल जहां पर जलीय जीव जंतु निवास करते हैं, वायुमंडल जहां पर वायु जीव जंतु निवास करते हैं, इसमें बहुत सारे आपके जो बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी पारिस्थितिक तंत्र है तो उसके अंदर जीव क्या करते हैं, सभी एक दूसरे से क्रियात्मक इकाई के कारण जुड़े होते हैं। आप लोगों को एक लाइन में इस चीज को पहले समझ लेना है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, इन सभी के अंश में कोई ना कोई तत्व पाया जाता है और वो तत्व ऐसा है जो कि सदैव विद्यमान रहता है। सदैव विद्यमान रहने का मतलब जैसे आप कोई फूड गेन करते हो तो जब आपका वेस्ट बाहर आता है तो वो हमारी पृथ्वी पर, अर्थ पे मौजूद है और वो अगर हम देखें तो कई यूज में आता है। जैसे हम देखते हैं बहुत सारे लोग उसका खाद बनाने का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग उससे बायोगैस या अलग अलग प्रकार की उससे जो गैसेस रिलीज होती है, बहुत बहुत जगह पर इससे अलग अलग तरीके से चीजें बनाई भी जाती है। तो आप यहाँ पर सबसे पहली बात तो खाद के रूप में तो आप जानेंगे। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले इसको हम ध्यान रखेंगे, परितंत्र। परितंत्र परितंत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको इकोसिस्टम। क्या बोलते हैं, इको सिस्टम, SYSTEM, इकोसिस्टम बोलते हैं। तो इकोसिस्टम क्या है, इसकी संज्ञा कब और किसने दी, सबसे पहले तो जैविक समुदाय, यानी जितने भी जीवित समुदाय हैं और पर्यावरण के अंदर रहते हैं उन सभी को हम बात करें। AG जो टेंसले है उन्होंने 1935 में क्या किया था, इकोसिस्टम की उनको संज्ञा दी थी। तो सबसे पहले ध्यान रखना है इकोसिस्टम की संज्ञा किसने दी, तो नाम याद रखना है AG टेंसले। AG टेंसले ने 1935 में इकोसिस्टम की इसकी क्या दी, संज्ञा दी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सेकंड चीज ध्यान रखना है कि इसकी परिभाषा, पारिस्थितिक तंत्र वह तंत्र है जिसमें पर्यावरण के जैविक और अजैविक अंतर संबंध होते हैं। इसके अंदर जैविक भी आते हैं और इसमें अजैविक भी आते हैं। तो ये दोनों के दोनों इसके अंदर क्या है, अंतर संबंध है। इसके अंदर जैविक का भी संबंध है और अजैविक का भी संबंध है, क्योंकि मनुष्य बहुत ज्यादा या फिर जीव जंतु भी बहुत ज्यादा ऐसी क्रियात्मक इकाई है जो बेशक से निर्जीव चीज है, जो जिसमें बेजान है, परंतु वो हमारे बहुत ज्यादा काम में आती है। सो होपफुली आपको ये भी क्लियर होगा। इसके अलावा मैक हाउस और स्मॉल के मत अनुसार, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बात करी थी कि हम इसकी परिभाषा के बारे में भी बात करेंगे, तो इन्होंने बताया है पादप और जैविक समुदाय, जीव जंतु प्लस मानव, जीव जंतु या मानव प्राकृतिक पर्यावरण के आवास के आधार पर अध्ययन करना ही पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। यानी कौन सा जीव कहाँ पर निवास करता है, इस आधार पर अगर आप अध्ययन कर रहे हो तो ये भी पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। पर्यावरण ही वनस्पति और जीवों के लिए अस्तित्व का आधार है। अगर हम पर्यावरण को हटा दें, पर्यावरण होगा ही नहीं तो हम सांस कैसे लेंगे, हम रहेंगे कहाँ पर, हम क्या खाएंगे, तो ये बहुत सारी समस्याएं हमारे लिए हो जाएगी। तो इसीलिए क्या है, वनस्पति ही हमें आवास का, अस्तित्व का हमारा क्या है, आधार है। इन्हीं से हम पोषण प्राप्त करते हैं, इन्हीं से ही हम परितंत्र के अंदर नियंत्रित में आते हैं। देखो अब वनस्पति के अंदर पेड़ पौधे भी आते हैं, आप सबको ये तो पता ही है। और वनस्पति में पेड़ पौधे आने की वजह से आप सभी को ये भी क्लियर होना चाहिए कि हम जो सांस लेते हैं हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, वो भी तो हमें इस वनस्पति से ही होती है। तो वे सभी जीव जो प्रकृति के अंदर मौजूद है, अंतर संबंध है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं। इसके अलावा पीटर एगेट के अनुसार परितंत्र वह पारिस्थितिक व्यवस्था है जिसमें
पादप व जीव जंतु पोषक श्रृंखला द्वारा अपने पर्यावरण से संयुक्त रहते हैं। संयुक्त का मतलब है एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ध्यान रखना है पारिस्थितिक व्यवस्था के कारण ही पोषक तत्व, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र में फूड चेन चलता है। अभी आपके बारे में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, फूड चेन। इसमें अगर नीचे घास है तो घास के ऊपर हमें टिड्डा दिखता है, यहाँ पर टिड्डा दिखता है, और टिड्डे के ऊपर हमें क्या दिखता है, टिड्डे के ऊपर में हमें दिखता है यहाँ पर मेढक, मेढक के ऊपर क्या दिखता है, मोर, मोर के ऊपर क्या दिखता है। तो इस तरीके से ये इसको खाएगा, इसको खाएगा, इसको खाएगा, और अंत में मर के फिर दोबारा जमीन में, धरती में मिल जाएगा, और फिर लास्ट में फिर दोबारा घास बनेगी वहां पर, और फिर दोबारा वो सिस्टम शुरू होगा। तो ये ऊर्जा प्रवाह का एक जाल है, इसे भी हम इकोसिस्टम के रूप में समझ सकते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब ध्यान रखना है आपको परितंत्र के घटक। तो परितंत्र के कितने घटक हैं, ध्यान रखना है। परितंत्र के 3 घटक है। कितने घटक है, 3 घटक है। ऊर्जा संगठन, जैविक संगठन। सबसे पहले बात ऊर्जा संगठन, ये वाला नहीं, ऊर्जा संगठन, दूसरा जैविक संगठन, और तीसरा है अजैविक संगठन। ये 3 घटक है, जैविक, अजैविक और ऊर्जा संगठन। सबसे पहली बात हम बात कर लेते हैं जैविक घटक। जैविक घटक में इसमें क्या है कि पर्यावरण में सभी जैविक तत्व सम्मिलित हैं। सभी जैविक तत्व सम्मिलित हैं, वो सभी जो सांस लेते हैं, जो जीवित है, वो इसके अंदर आते हैं, जैव मंडल के अंतर्गत आते हैं। जैविक घटकों में बहुत सूक्ष्म जीव भी आते हैं और बहुत बड़े बड़े जीव भी आते हैं, स्तनपायी भी आते हैं, ठीक है, रेंगने वाले भी आते हैं, या फिर जल थलचरी भी बोलते हैं, जिसे हम रेप्टाइल बोलते हैं, ठीक है, जो रेंगते हैं। या इसके अलावा जो ऐसे होते हैं एम्फीबियन, जो पानी में भी रहते हैं और साथ ही साथ धरती पे भी रहते हैं, उसको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। मनुष्य भी इसी जैविक घटक का एक उदाहरण है। ये सभी जीव जंतु क्या करते हैं, अन्योन या दूसरी क्रियाओं की वजह से दूसरों पर निर्भर रहते हैं और उपभोक्ताओं का अपघटन भी करते हैं। साथ साथ ये अपघटन का भी कार्य करते हैं। अभी उत्पादन की बात करें, उपभोक्ता की बात करें, तो सबसे पहली बात तो इसमें क्लोरोयुक्त पादपीय पोषक जीव होते हैं, जो कि सौर्य के प्रकाश से, यानी सबसे पहले उत्पादन करने वाले वो लोग जो दूसरों के लिए फूड बनाते हैं। तो फूड कौन बनाता है दूसरों के लिए, पौधे। पौधे कभी भी अपना फूड खुद नहीं खाते, पेड़ पौधे ये सब कभी भी क्या नहीं करते, अपना भोजन खुद जो है वो खुद बनाते तो, लेकिन खुद के लिए नहीं बनाते। तो इसके अंतर्गत उत्पादन के अंतर्गत हम देखते हैं इसमें भोजन बनाने वाले लोग इसके अंदर शामिल हैं। इसमें पौधे, शैवाल इत्यादि चीज इसके अंदर शामिल होती है। इसके कारण प्राथमिक उत्पादक की चीजें भी ये कहलाती है, क्या कहलाती है, प्राथमिक उत्पादक की चीजें भी कहलाती है। उपभोक्ता यह जीव उत्पादकों पर आश्रित रहते हैं, यानी जितने भी उपभोक्ता होते हैं वो किस पे आश्रित रहते हैं, किस पे रहते हैं, तो ध्यान रखना है उत्पादों के ऊपर। हम जैसे हम बात करें, बहुत सारे भेड़ होते हैं, बकरी होते हैं, खरगोश होते हैं, जो फूड के लिए बेसिकली किस पे निर्भर है, वो उत्पादक पे, यानी पौधे उगेंगे, हरे घास उगेंगी, उनको वो लोग खाएंगे। इसके अंदर आप गाय वगैरह भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसके बाद में हम बात करेंगे तृतीय उपभोक्ता। जो देखो सबसे पहले उत्पादक आए, उत्पादक के बाद में नीचे सेकंड नंबर पे आए फर्स्ट उपभोक्ता। अब सेकंड नंबर पे आएंगे, देखो ये इनको खाते थे, इनको खाने वाले अगले होंगे सेकंड उपभोक्ता। सेकंड उपभोक्ता इसके अंदर भेड़िया आते हैं, लोमड़ी आते हैं, जो कि फर्स्ट उपभोक्ताओं के ऊपर, प्राथमिक उपभोक्ताओं के ऊपर निर्भर रहते हैं। तृतीय उपभोक्ता ऐसे आएंगे जो बड़े जीव आएंगे, शार्क, बाघ, शेर, वो जो सेकंड वालों को भी शिकार बनाएंगे और फर्स्ट वालों को भी। इसके बाद में मृतजीवी घटक अपघटक क्या होते हैं, इसमें वो जीव जंतु शामिल होते हैं, वो इंसेक्ट टाइप के शामिल होते हैं, जो मृत पेड़ पौधे या फिर मृत पशुओं के अवशेषों से उत्सर्जित करते हैं। आपने देखा होगा कोई भी डेड बॉडी जो बहुत दिनों तक पड़ी है किसी जानवर की, तो उसमें बहुत ज्यादा कीड़े लग जाते हैं, तो ये मृत जीवी अपघटक कहलाते हैं, जो कि जीवाणु में कवक या छोटे छोटे कीड़े मकोड़े इत्यादि बनने में हेल्प करते हैं, उनके मृत जीव। अजैविक घटक क्या होते हैं, तो परितंत्र में अजैविक घटकों का विशेष महत्व है। परितंत्र में अजैविक घटकों का विशेष महत्व है। अजैविक घटक में जैसे तापमान, प्रकाश, ऊर्जा, कार्बन, ये सारी चीज, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, भौतिक क्रियाएं, रासायनिक, ये सारी की सारी किसके अंदर आती है, ये सारी की सारी अजैविक के अंतर्गत आती है। परितंत्र के प्रकार यानी प्रकार, वास्तव में परितंत्र का मुख्य कार्य क्या है, भाई फूड चेन प्रोवाइड करना, ताकि उस फूड चेन के थ्रू हम क्या कर सके, अपने फूड को गेन कर सके, और हमें ऊर्जा भी लगातार ट्रांसफर होती रहे, हमें ऊर्जा लगातार प्राप्त होती रहे। इसके बाद में ऊर्जा प्रवाह किस तरीके से चलता है, तो परितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को खाद्य या ऊर्जा पिरामिड के रूप में समझा जा सकता है, और इसे हम पूरी अच्छी तरीके से एक पिरामिड के रूप में समझते हैं। सबसे पहले कि भाई
पिरामिड में सबसे नीचे की तरफ हम आते हैं, ऐसा पिरामिड बनाते हैं, उसमें सबसे नीचे इस तरफ आते हैं, फिर इसके ऊपर जाएंगे, फिर इसके ऊपर जाएंगे, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, और ऊपर जाना होगा तो बिल्कुल पीक पे जाएंगे। तो भाई अब इसके अंदर क्या बताया गया है कि सबसे ऊपर द्वितीय व तृतीय क्रम के उपभोक्ता आते हैं। द्वितीय और तृतीय ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करें सबसे निचला स्तर जो है, निचला स्तर मतलब ये वाला, यहाँ पर क्या आएगा उत्पादन, पेड़ पौधे, उत्पादन के बाद में यहाँ पर आएगा पहले उपभोक्ता, फिर आएगा दूसरे उपभोक्ता, या फिर आएगा तीसरे उपभोक्ता। ठीक है, तो इस तरीके से ये टॉप पे चलता रहता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये इसी तरीके से क्या करते हैं, हर में से, जैसे फॉर एग्जांपल हर किसी को जब खाते हैं तो 10% ऊर्जा, जब फूड से फॉर एग्जांपल टिड्डे, घास ने टिड्डे को खाया तो उसे 10% एनर्जी मिली, तो जब ऊपर इसको मेंढक खाएगा तो मेंढक को इस 10% की 10% क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। 10% की 10% एनर्जी मिलेगी, परसेंट से परसेंट कैंसिल, यानी 1/10 यानी 0.10। अब उसके ऊपर और कोई खाएगा उसको तो और कम और कम। तो इस तरीके से खाने के हिसाब से हमारी जो ऊर्जा है वो क्या होती रहती है, कम होती रहती है। ऊर्जा कम होने का मतलब यही है कि आप जितना खाते हो उतना ऊर्जा आपको नहीं मिल पाता। द्वितीय उपबाधक, जैसे हम सोचेंगे कि हम नॉनवेज खा रहे हैं, नॉनवेज खा के हम एकदम तंदुरुस्त बन जाए, ऐसा नहीं है। तो उसमें जितनी कैलोरी ऊर्जा होगी उसका 10% ही सिर्फ आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता और इसके पास में ब्याज ऊर्जा 10% ग्रहण करती है और इससे नियमों के अनुसार ही पोषण प्राप्त किया जाता है। ध्यान रखना 10% वाला रूल। इसके बाद में अब आगे हम निकल के आते हैं, इस पोषण के स्तर में अगर केवल 10% ही ऊर्जा प्राप्त होती है, द्वितीय रूप में स्थानांतरित होती रहती है। 10% का 10% स्थानांतरण होगा, 10% का 10% स्थानांतरण होगा, 10% से 10% का स्थानांतरण। 10% आपको पता ही है कि जैसे 100% ऊर्जा थी तो उसका 10% पहले मिला, तो अब जब लेगा तो वो 10% का भी क्या करेगा, उसको तो 100% ही मानेगा 10 को, लेकिन उसका भी 10% निकालना पड़ेगा। तो ये और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। आपको मैथ्स थोड़ी बहुत भी आती है तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। सूर्य की ऊर्जा से एक पेड़ जो है वो क्या है, 100 कैलोरी ऊर्जा दान प्राप्त करता है, लेकिन वो एक बकरी और जो पौधे जो पेड़ पौधे को खाते हैं वो सिर्फ इसमें से 10 कैलोरी ऊर्जा ही प्राप्त कर पाते हैं। तो 100 में से सिर्फ 10 कैलोरी ऊर्जा ही मिलती है। शेर अगर उस बकरी को खाता है तो उसके पास भी 1 कैलोरी बचती है, और कोई और खाता है तो उसमें और 10 कम हो जाता है। तो इस तरीके से ये धीरे धीरे कम होता शुरू हो जाता है। सेकंड नंबर पे आता है आपका खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला के अंदर क्या है, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको समझ लेना है। खाद्य श्रृंखला परिवर्तन, जो पर्यावरण है या जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें सभी जीव को रहने के लिए एक दूसरे से अलग करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खाद्य जाल, खाद्य जाल क्योंकि हर किसी व्यक्ति का फूड अलग है और वो मे भी पॉसिबल है कि ज्यादातर जंगलों के अंदर या वैसी जगहों पर हम देखते हैं कि अलग तरह के जीव अलग रहते हैं। शेर एक तरफ रहते हैं, भैंस एक तरफ रहते हैं, बकरी एक तरफ रहते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा श्रृंखला निरंतर चलती रहती है, इनका फूड चेन का जो सिस्टम है लगातार चलता रहता है। और सरलता के शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि खाद्य श्रृंखला उत्पादन से शुरू होते होकर और वह उपभोक्ताओं और अधीनस्थ कार्यक्रम प्रोग्राम चलाने की बात करते हैं। जैसे पौधे थे, पौधे को हिरण खाएगा, हिरण को कौन खाएगा, शेर खाएगा। ठीक है, सवाल है, सवाल को कौन खाएगा, मच्छर खाएगा, मच्छर को कौन खाएगा, तो कौन खाएगा, आपको ध्यान रखना है, पक्षी खाएंगे। ठीक है, कौन खाएंगे, पक्षी। थर्ड नंबर और लास्ट नंबर आप सभी के लिए बच गया है खाद्य जाल। खाद्य जाल के अंदर क्या है, इसमें श्रृंखलाओं को परस्पर रूप से बांधा गया है और इसके द्वारा खाद्य जाल निर्मित होता है। और यह खाद्य जाल श्रृंखलाओं का एक नेटवर्क है। किसका नेटवर्क है, श्रृंखलाओं का। यह खाद्य श्रृंखला का एक तरीके से जाल है और इसके अंदर फूड चेन के अंतर्गत आप सबने देखा होगा कि किस तरीके से लोग एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। जैसे पौधे, पौधे पे कौन निर्भर है, बकरी भी है, खरगोश भी है। खरगोश को कौन खाएगी, बिल्ली खाएगी। बकरी को कौन खाएगा, शियार खाएगा। शियार को कौन खाएगा, शेर खाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से इसी तरीके से चलता रहता है। तो होपफुली आज की इस वीडियो से आप सभी को वैल्यू मिलेगी। मैंने जैसा कि कहा था आप सभी को लास्ट में वीडियो के मैं नंबर दूंगा, तो यहाँ पर पहले आप सभी के लिए मैं नंबर देता हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए PDF का लिंक है, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड करना चाहें तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय